यदि आपको कोई $1 मिलियन का आइडिया आता है ना, तो आपको लगता है कि ये हमेशा आपका ही है और उसे आप जब चाहे बना सकते हैं, पर दुर्भाग्य से हकीकत में ऐसा नहीं होता। एक आइडिया को सफलतापूर्वक तैयार करना तो लड़ाई का एक बस छोटा सा हिस्सा है। यहाँ दिखाए गए आविष्कारक अपने समय में सबसे आगे रहे हैं और उन्होंने ऐसे आविष्कार किए जो कि आज भी उपयोग में हैं। हालांकि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, या तो अपने स्वयं के भोलेपन और आलस की वजह से, या फिर दूसरों के छल कपट से, या भागे आविष्कारक अपने आइडियाज से बड़े पैमाने पर पैसे नहीं कमा सके। नंबर 10, शेन चेन। शेन चेन की कहानी है अनैतिकता की और उस चीज की जिसे वे एक टूटा हुआ पेटेंट सिस्टम कहते हैं। बीजिंग के इस मूल निवासी ने एक सेल्फ बैलेंस करने वाला 2 पहिया स्कूटर डेवलप किया था जिसे होवा बोर्ड कहा जाता है। इसके लिए 2014 में उनके पेटेंट को मंजूरी मिल गई। इसकी कीमत $1000 की ओरिजिनल थी, आम उपभोक्ताओं के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन चेन सस्ता मटेरियल उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि इसमें होवा बोर्ड के असुरक्षित होने का जोखिम था। हालांकि दूसरों ने चेन की तरह सुरक्षा के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। होवा बोर्ड के ओरिजिनल आविष्कारक ने कुछ ही हजार प्रोड्यूस किए होंगे, लेकिन अब ये 1 मिलियन से ज्यादा का मार्केट हो चुका है। चीन में 11,000 से अधिक स्वतंत्र कारखाने इसका कारण है। चेन द्वारा दर्ज किए गए पेटेंट के बावजूद चीनी कंपनीज ने उनकी सस्ती नकल धड़ल्ले से बनानी शुरू कर दी। जैसा कि चेन को शक था, सस्ते मॉडल जो कि $100 से $150 तक में बिक रहे थे, अब खतरा पैदा कर रहे थे। कमजोर बैटरी और अनुचित कनेक्शन के कारण शुरुआती मॉडल्स में आग लगने लगी। चेन के अनुसार $300 से कम में एक सुरक्षित होवरबोर्ड बेचना असंभव है। दुर्भाग्य से ये चेतावनी चीनी निर्माताओं के लिए उतनी ही मायने रखती है जितना चेन के पेटेंट। वे कोई परवाह किए बिना नकल किए हुए प्रोडक्ट बनाना जारी रख रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि 2021 तक ये इंडस्ट्री $1.8 बिलियन तक पहुंच जाएगी और फिर भी इसका अभागा आविष्कारक अपनी मेहनत के फल का एक बड़ा हिस्सा नहीं ले पाएगा। नंबर 9, जॉन वॉकर। चांसेस हैं कि आपके घर में एसी कई इस्तेमाल हो रही होंगी, लेकिन क्या आपको फ्रिक्शन माचिस का इतिहास मालूम है? आइए इंग्लैंड के शहर स्टॉकटन ऑन टीज में 1826 के जमाने में चलते हैं, जहां हमें फार्मासिस्ट और आविष्कारक जॉन वॉकर मिलेंगे। एक ज्वलनशील मिक्सचर के साथ प्रयोग करते समय घोल में डूबी हुई एक तीली ने वॉकर के चूल्हे के पास चिंगारी की वजह से आग पकड़ ली। वॉकर ने तुरंत फ्रिक्शन लाइट्स या स्टिक्स का उत्पादन शुरू कर दिया जिन पर सल्फर का कोट लगा हुआ था और उसके टॉप पर एंटीमनी का सल्फाइड, गोंद और पोटाश का क्लोरेट चढ़ा हुआ था। जाहिर है कि उसने कुछ तो खोज लिया था, इसलिए ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर अपने काम के लिए जाना जाता है, उन्होंने वॉकर के उस डिजाइन को पेटेंट करने की सलाह दी। लेकिन वॉकर ने इस विश्वास के साथ पेटेंट के लिए मना कर दिया कि ये हर किसी को बनाने के लिए मुफ्त होनी चाहिए। ये बात सैमुअल जोन्स को नहीं रोक सकी, जो कि लुसिफर्स नामक एक कॉपी कैट माचिस के आविष्कारक थे। साथ ही चार्ल्स सॉरिया, जो कि एक फास्फोरस बेस्ड माचिस के आविष्कारक थे। दोनों ने ही वॉकर के कॉन्सेप्ट से मुनाफा कमाया। वॉकर ने शायद शुरू में अपनी फार्मेसी से लगभग 250 फ्रिक्शन माचिसेस की बिक्री की होगी, लेकिन एक बार जब उसकी नकल मार्केट में आ गई तो उसका मुनाफा बंद हो गया। अगर हम ये माने कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति औसतन एक साल में 42 तीलियों वाली $1 की एक माचिस पूरी कर लेता है, तो उसका मतलब है कि हर साल 300 बिलियन से अधिक माचिसों का उपयोग किया जाता है। ये इंडस्ट्री जिसे वॉकर और उनके वंशजों ने मिस कर दिया, इन आंकड़ों को देखते हुए हर साल 7 बिलियन की कमाई कर सकती थी। नंबर 8, एलेक्सी पाजिटनोव। एलेक्सी पाजिटनोव को अत्यंत लोकप्रिय वीडियो गेम टेट्रिस को बनाने वाले दिमाग के रूप में जाना जाता है, लेकिन इतनी मान्यता मिलने के बावजूद ये भुलाया नहीं जा सकता। जब लोग टेट्रिस के पीछे पागल हो रहे थे, तब भी वो उस पैमाने की धनराशि कमाने से चूक गए थे। ये सब 1984 में शुरू हुआ जब पाजिटनोव मॉस्को, सोवियत रूस में सोवियत अकादमी ऑफ साइंस के कंप्यूटर सेंटर में ऑफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध कर रहे थे। पाजिटनोव ने गणित के एक गेम पेंटोमेनोइज के एक एडॉप्ट वर्जन का उपयोग करके नई हार्डवेयर क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए एक मनोरंजक तरीका इजाद किया, जिसमें 5 स्क्वायर को मिलाकर बनाई गई आकृतियों को फिट करना शामिल है। बहुत अधिक जटिलता से बचने के लिए प्रत्येक शेप में स्क्वायर्स की संख्या को 5 से कम करके 4 कर दिया गया और इसलिए शेप्स पेंटोमेनो से टेट्रोमेनो में बदल गया। पाजिटनोव का गेम सरल था, किंतु उसे खेलने की लत नशे की जैसी थी। पाजिटनोव ने अपने इस खेल को अपने सहयोगियों को दिखाया और ये आश्चर्यजनक रूप से हिट हो गया। व्लादिमीर
खिलकों की मदद से उन्होंने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया और टेट्रोमिनो और टेनिस शब्दों को मिलाकर एक टेट्रिस बनाया और इसे दुनिया के सामने पेश किया। दुर्भाग्य से क्योंकि टेट्रिस सरकारी उपकरणों के इस्तेमाल से बनाया गया था, सोवियत शासन ने उसे 10 साल के लिए उनके नाम पर पेटेंट कराने और जनता के लिए पब्लिश करने से रोक दिया। पाजेडनोव की आंखों के सामने उनका क्रिएशन अटलांटिक पार चला गया और संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट हो गया। जब निंटेंडो $40 मिलियन में इसके लाइसेंसिंग अधिकार खरीदे तो पाजेडनोव को एक भी पैसा नहीं मिला। 1996 में सोवियत संघ के पतन के बाद गेम के अधिकार पाजेडनोव को वापस मिल गए, लेकिन उन चरम वर्षों के दौरान जो मुनाफा हुआ वो उसे कभी हासिल नहीं हो पाएगा। नंबर 7, डेसुक इनॉय। 1979 में डेसुक इनॉय और वो 6 सदस्य वाला बैंड जिसमें वे ड्रम बजाते थे सबका ध्यान आकर्षित करने लगा क्योंकि उनका म्यूजिक सिंपल था जिसके साथ गुनगुनाना आसान था। आखिरकार इनॉय से एक व्यापार यात्रा के दौरान एक छोटी सी स्टील कंपनी के अध्यक्ष के लिए ड्रम बजाने का अनुरोध किया। हालांकि ये युवा ड्रमर वहां जा तो नहीं पाया, उसने उस बिजनेसमैन और उसके सहयोगियों को अपने म्यूजिक का टेप दे दिया जिससे साथ साथ गाने का वे आनंद ले सकते थे। तब से इनॉय को एक ऐसी मशीन की संभावना दिखी जो सभी क्षमताओं के लोगों के साथ साथ गाने के लिए लोकप्रिय गीतों का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन बना सके। 1971 में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर 8 ट्रैक वाले टेप प्लेयर्स को एम्पलीफायर्स से कनेक्ट करके ऐसी कई मशीनों को बारों को किराए पर दे दिया। इन्हीं मशीनों में से कराओके, जिसका मतलब एम्प्टी ऑर्केस्ट्रा था, का बेसिक आइडिया उभर कर निकला। ये एक लोकप्रिय आइडिया था जिसे इनॉय पेटेंट करवाने से चूक गए। इसका फायदा उठाकर फिलिपिनो रॉबर्ट डेल रोसारियो 1975 में सिंग अलोंग सिस्टम के अपने खुद के पेटेंट के साथ इसमें घुस आए। इनॉय ने अपने ओरिजिनल आइडिया से कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन 2004 में उन्हें एलजी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये नोबेल प्राइज का पैरोडी है जो विज्ञान के क्षेत्र में असामान्य उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ये कराओके मशीन के आइडिया को असलियत में बदलने के लिए था। जब भी आप कराओके नाइट पर ग्रीस लाइटिंग को बुचर कर रहे हो तो इसे डेसुक इनॉय को समर्पित करना मत भूलिएगा। उनके बिना $435 मिलियन की कराओके बार इंडस्ट्री कभी भी अस्तित्व में ना आती। नंबर 6, वॉल्टर हंट। कभी कभी अंतरात्मा की आवाज सुनना आपको बहुत ही महंगा पड़ सकता है। सिलाई मशीन के ओरिजिनल आविष्कारक वॉल्टर हंट से पूछकर देख लीजिए। 1833 में हंट ने ऐसी पहली सिलाई मशीन तैयार की जो हाथ से सिलाई करने जैसी नहीं थी और सिलाई के अधिक टिकाऊ और तेज विधि प्रदान करती थी, इस डर से कि ये हाथ से सिलाई करने वाली महिलाओं को बेरोजगार कर देगा। हंट ने अपने आइडिया को पेटेंट नहीं कराया। ये सब बदल गया जब एलियस होवे जूनियर ने हंट की मशीन पर कुछ सुधार करके खुद का पेटेंट प्रस्तुत कर दिया। 1846 का पेटेंट सवालों के घेरे में आ गया जब वकीलों ने हंट के पहले वाले मॉडल के सबूत खोद निकाले। 1853 में असली आविष्कारक ने अपने 1833 वाले डिजाइन को पेटेंट करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। हालांकि पेटेंट कार्यालय ने हंट के डिजाइन को ही ओरिजिनल माना, लेकिन होवे का पेटेंट पहले दायर किया गया था, इसलिए वही प्रभावी रहा। जब हंट और होवे अपनी मशीनों और पेटेंट्स पर काम कर रहे थे तब आइजैक मेरिट सिंगर ने एक ऐसी मशीन तैयार कर दी जिसमें दोनों डिजाइन से कुछ एलिमेंट्स ले गए थे। 1854 में सिंगर के खिलाफ होवे ने एक पेटेंट उल्लंघन का मुकदमा दायर कर दिया और जीत भी लिया, लेकिन इसके बावजूद सिंगर इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम बन गया जो कि आज तक है। सिलाई मशीन उद्योग ने हाल ही में $5 बिलियन की वैल्यू क्रॉस कर ली है। ना तो वॉल्टर हंट और ना ही वे सिलाई कर्मी जिनकी उन्हें चिंता थी इस बेशुमार दौलत का कभी भी थोड़ा सा सुख उठा सके। नंबर 5, एलिशा ग्रे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को आमतौर पर टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में माना जाता है, लेकिन ओहियो आविष्कारक एलिशा ग्रे के बारे में क्या कहेंगे? बदकिस्मती से एक थपेड़ी की वजह से आज ग्रे को बेल की तरह घर घर में नहीं जाना जाता है। ग्रे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के एक सह संस्थापक थे और वे गुप्त रूप से एक ऐसे आविष्कार पर काम कर रहे थे जो कि एक लिक्विड माध्यम से आवाजें ट्रांसमिट कर सके। 11 फरवरी 1876 को उन्होंने अपने पेटेंट वकील विलियम बॉल्डविन को एक प्रोविजनल पेटेंट आवेदन का कैविएट दायर करने के लिए कहा। बॉल्डविन ने अमेरिकी पेटेंट कार्यालय में वो कैविएट 3 दिन बाद सबमिट किया। दुर्भाग्य से इसी कॉन्सेप्ट के लिए एक और पेटेंट आवेदन ग्रे के कैविएट से केवल कुछ ही घंटों पहले दायर किया गया था। उस कैविएट का मालिक कौन था? आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्रे ने दावा किया कि उनके वकील बेल से पहले कार्यालय पहुंच गए थे, लेकिन पेटेंट अल्टीमेटली बेल के पास ही रहा। बेल और ग्रे के इस झगड़े के बीच एक अनजानी थर्ड पार्टी भी बैकग्राउंड में काम कर रही थी। ये थे इटालियन आविष्कारक एंटोनियो सेंटी गिउसेप्पे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो 1871 में एक टॉकिंग टेलीग्राफ के लिए एक कैविएट फाइल करना चाहते थे, लेकिन इसका खर्चा उठाने में असमर्थ थे। हम बेचारे
कम से कम वो ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहे कि फोन इंडस्ट्री की वैल्यू 2020 तक $355 बिलियन होने वाली थी। नंबर 4, डगलस एंजेलबार्ट। इंजीनियर डगलस एंजेलबार्ट को अभागा तो नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें कई सफलताएं मिली। वे हाइपरलिंक को इजाद करने में सफल रहे और उन्होंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की शुरुआती स्टेजेस को भी डेवलप किया, लेकिन एक आविष्कार ऐसा है जिसे वो कभी भी भुनाने में सफल नहीं रहे। 1963 में रेनो नेवादा में हो रहे एक कंप्यूटर ग्राफिक्स के कॉन्फ्रेंस के दौरान एंजेलबार्ट ने एक ऐसे डिवाइस का कॉन्सेप्ट तैयार किया जो कि एक कंप्यूटर पर XY कोऑर्डिनेट्स के साथ चल सके। ये था अभी तक का पहला कंप्यूटर माउस। ओरिजिनल डिजाइन ने 2 पहियों का इस्तेमाल किया गया था जो राइट एंगल पर चलते थे, जिससे स्क्रीन पर कर्सर का मूवमेंट कंट्रोल होता था। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऑगमेंटेशन रिसर्च सेंटर में बिल इंग्लिश भी उनके साथ शामिल हो गए और एंगलबार्ट ने पहला माउस प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया। लकड़ी, सर्किट बोर्ड और मेटल के पहियों की मदद से एंगलबार्ट ने 1967 में डिजाइन पर पेटेंट के लिए आवेदन किया, जो 3 साल बाद प्रभाव में आया। दुर्भाग्य से उस पेटेंट की मालिकी तकनीकी रूप से उनके इंस्टीट्यूट को जाती थी, इसलिए उन्होंने कभी भी इससे पैसे नहीं कमाए, तब भी नहीं जब स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे लगभग $40,000 में एप्पल कंप्यूटर को लाइसेंस कर दिया। आज कंप्यूटर माउस इंडस्ट्री की वैल्यू $1 बिलियन से अधिक है। नंबर 3, हेनरी गोएबेल। थॉमस एडिसन की बहुत आलोचना की जाती है अन्य आविष्कारकों के आइडियाज चुराने के लिए। कई मामलों में, जैसे कि लाइट बल्ब का मामला, उनकी आलोचना जायज भी है। एडिसन ने भले ही लाइट बल्ब से मुनाफा कमाया हो, लेकिन आधुनिक बल्ब के विकास की कहानी 1854 में हेनरी गोएबेल से शुरू होती है। ये एक वैक्यूम बोतल के अंदर कार्बोनाइज्ड बांस के फिलामेंट का उपयोग करते हुए गोएबेल अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराने में सफल हो गए। 1852 में उन्होंने थॉमस एडिसन से इस उम्मीद में संपर्क किया कि अपने पेटेंट और डिजाइन को कई $1,000 में बेच देंगे, लेकिन एडिसन ने मना कर दिया और दावा किया कि उन्होंने उस आविष्कार में कोई खूबी नहीं देखी। हालांकि 1853 में गोएबेल के निधन के बाद एडिसन ने गोएबेल की विधवा से वो पेटेंट जल्दी खरीद लिया और वो भी गोएबेल की मांगी हुई कीमत से कम में। पेटेंट पर कब्जा कर लेने के बाद एडिसन ने उस इंडस्ट्री की नींव रखी जो हर साल $1 बिलियन से अधिक कमाती है। एडिसन की धूर्त रणनीति ने उनको अब तक के सबसे प्रसिद्ध आविष्कारकों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। नंबर 2, चार्ल्स फ्रांसिस जेनकिंस। थॉमस एडिसन शायद आपको ये मनवाना चाहेंगे कि प्रोजेक्टर का कॉन्सेप्ट उन्हीं का आइडिया था, लेकिन लाइट बल्ब की तरह यहाँ भी मामला कुछ और ही है। फिल्म प्रोजेक्टर का इतिहास शुरू होता है चार्ल्स फ्रांसिस जेनकिंस से, जिन्होंने 1890 के दशक में थॉमस ऑमेंड की आर्थिक सहायता से फेंटास्कोप डेवलप किया था। थॉमस एडिसन का काइनेटोस्कोप, जो उसी समय के आसपास डेवलप हो रहा था, एक कंटेनर के अंदर धुंधली चलती हुई छवियां बनाता था, लेकिन जेनकिंस के फिल्म प्रोजेक्टर का शुरुआती मॉडल चलती हुई छवियों का स्मूथ और क्लियर प्रोजेक्शन करने वाला पहला प्रोजेक्टर था। फेंटोस्कोप के एक प्रोटोटाइप के बन जाने के बाद जेनकिंस और आर्मेंड पेटेंट को लेकर एक लंबे चलने वाले विवाद में उलझ गए। जेनकिंस का दावा था कि वो अकेला ही इसका आविष्कारक था। पेटेंट में आखिरकार आर्मेंड का भी नाम शामिल करके दायर करना पड़ा और जेनकिंस को फेंटोस्कोप के अधिकारों के लिए $2500 का नगद सेटलमेंट दिया गया। आर्मेंड ने फिर इसे अपने राइट्स किसी और को नहीं बल्कि थॉमस एडिसन को ही बेच दिए। एडिसन ने उस आविष्कार को रिब्रांड करके वीटास्कोप का नाम दे दिया। जेनकिंस को अंततः फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट एंड साइंस म्यूजियम से वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए एलियट क्रेसन गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, जो कि एक ठीक ठाक सा सांत्वना पुरस्कार था। लेकिन ये उस मुनाफे के बराबर नहीं था जो उस चीज से मिलता जो दुनिया के सबसे लाभदायक उद्योगों में से एक बनने जा रही थी। 1920 में भी सिनेमा इंडस्ट्री $500 मिलियन से अधिक का कारोबार कर रही थी। ये आज के $5.5 बिलियन के बराबर होगा। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद कहने की जरूरत नहीं है कि थॉमस एडिसन एक बहुत ही अमीर आदमी बन गए थे। नंबर 1, कैथरीन हेटिंगर। कैथरीन हेटिंगर एक अमेरिकी इंजीनियर हैं जिनको फिजेट स्पिनर का पूर्वज माने जाने वाली वस्तु बनाने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन खिलौना इंडस्ट्री में पागलपन तक की हद तक इस ट्रेंड को उन्होंने बेहद करीब से मिस कर दिया। ओरिजिनल डिजाइन जिसे हेटिंगर ने 1990 में विकसित किया था, एक साधारण डिस्क थी जो कि एक उंगली पर घूमती थी। हेटिंगर ने असल में इसे अपनी बेटी के लिए डिजाइन किया था, लेकिन कला और शिल्प मेलों में स्थानीय लोगों ने इसे हाथों हाथ ले लिया। उन्हें 1997 में उसका पेटेंट मिल गया था, लेकिन इस आइडिया को बेचने में उन्हें बहुत ही मुश्किल हो रही थी। हैस्ब्रो ने भी उनको मना कर दिया क्योंकि उनको इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा था। 18 साल तक हेटिंगर का स्पिनर गुमनामियों में रहा। जब उनका पेटेंट 2005 में एक्सपायर हो गया तो उनके पास उसके रिन्यूअल को देने के लिए $400 भी नहीं थे। अब 2017 में फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो फिजेट स्पिनर्स को USA टुडे ने एक राष्ट्रीय फिनोमिनन घोषित कर दिया है।
फिजेट स्पिनर्स की ये नई लहर हिटिंगर की ओरिजिनल डिजाइन की तुलना में थोड़ी अधिक जटिल है, लेकिन एक हाथ पर घूमने वाले खिलौनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि उन्होंने इससे कभी भी कोई मुनाफा नहीं कमाया, फिर भी कई दुकानें हिटिंगर को इस चलन का जनक मानती हैं। हालांकि हिटिंगर ने कहा था कि वो इस बात की परवाह नहीं करती हैं, लेकिन हम इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उन्होंने एक 500 मिलियन की इंडस्ट्री को करीब करीब मिस ही कर दिया। क्या कभी आपका कोई विचार चुराया गया है और उससे भारी पैसा कमाया गया है, या आप अभी भी एक आइडिया लेकर बैठे हैं और इसे दुनिया के साथ शेयर करने का इंतजार कर रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।